अगर आप किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना, जितना आपका घर का खर्चा है, जितनी आप आईटीआर फिल करते हो और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, यानी कि कम से कम। अभी हाल ही में हमने एक वीज़ा करवाया है, उस लड़के की श्रीलंका और दुबई 2 कंट्री ट्रैवल था, यूके ने अभी उसको वीज़ा दिया है। सो हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में हम लोग काफ़ी सारे वीज़ाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों के, क्लाइंट के मैंने यूके के वीज़े और शेनेगन के वीज़े डाल रखे हैं, और यहाँ तक कि एक वीज़ा हमने कनाडा का भी डाला है अभी हाल ही में, तो उस पर भी रिजल्ट आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं शेनेगन के वीज़ा के बारे में कि बैंक बैलेंस कितना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा, ये स्विट्ज़रलैंड पर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से। तो आप मान सकते हो कि स्विट्ज़रलैंड में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो शेनेगन की सब कंट्री में ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, ठीक है। कोई इक्का दुक्का कोई फ़र्क होगा। तो ये मेरा ही वीज़ा है, स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, नहीं मैं आपको दिखा देता। तो मेरा जो ये वीज़ा था, ये 4 दिन में आया था, स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा था। ये हम लोगों ने 27 जनवरी को फाइल सबमिट कराई थी, बायोमेट्रिक हुए थे मेरे, और 31 तारीख को हमें ये वीज़ा लग के मिल गया था। तो अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, मेन जो हमारा ये टॉपिक है ये इस बात पर है कि स्विट्ज़रलैंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, या शेनेगन की किसी भी कंट्री में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, यानी कि कम से कम कितने डॉक्यूमेंट में काम चल सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। और दूसरी बात, अगर आप लोग किसी भी कंट्री का वीज़ा डालना चाहते हो, स्पेशली यूके और शेनेगन की इन कंट्रीज़ का मैं ज़्यादातर फाइलें रेडी करता हूँ। मेरे नॉमिनल से चार्जेस हैं, मैं एक फ़ाइल तैयार करने के 3000 से 3500 रुपये चार्ज करता हूँ, आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि कवरिंग लेटर और आइटनरी, ये 2 ही चीज़ें होती हैं जिन पर आपका सारा वीज़े का दारोमदार टिका होता है। अगर आपने कवरिंग लेटर अच्छे से रेडी कर लिया और अगर आपने आइटनरी अच्छे से बना ली, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कवरिंग लेटर में ना, बहुत छोटा सा कवरिंग लेटर रखते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं, और आइटनरी भी 1 पेज की होती है उनकी। जब तक आप कॉन्सुलेट को जो वीज़ा देने वाला है उसको अच्छे से समझाओगे नहीं, आप अपने बारे में जितना हो सके ज़्यादा बताओ उसको कि आप वापस क्यों आओगे इस इंडिया में। दूसरी बात है कि आइटनरी होती है, जितने भी दिन आप किसी कंट्री में स्टे करते हो उसके बारे में ब्यौरा देना होता है उनको। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी आज तक मैंने वीज़े डाले हैं, तो मैं अच्छे से आइटनरी खुद अपने हाथ से रेडी करता हूँ, बंदे को पूछ के कि भाई आप कितने दिन किस सिटी में रुकना चाहते हो। तो आइटनरी और कवरिंग लेटर, ये 2 डॉक्यूमेंट मेरे लिहाज से ऐसे हैं जिन पर सारा दारोमदार टिका होता है। तो आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी फ़ाइल रेडी करके दे दूंगा। और आप लोग मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो कि मतलब पूछ सकते हो कि मेरा वीज़ा आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि आज ही मैंने इंस्टाग्राम पर 2 लोगों को मना किया है कि आप लोग वीज़ा मत अप्लाई करो। वो फ्रेश पासपोर्ट था, फ्रेश पासपोर्ट की बात भी नहीं है, उनकी फ़ाइल भी वीक थी, यानी कि मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने लिख के रखा है। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारा जो लोग सवाल पूछते हैं कि यूके का वीज़ा हो, कनाडा का हो, अमेरिका का हो, या किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि इतने रुपए होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी आप बैंक बैलेंस शो करो ना, तो जो आपकी इनकम है, मतलब जो जितना आप कमाते हो उसमें से आप अपने घर के खर्चे या फिर आप और भी उसमें खर्चे ऐड कर सकते हो, वो माइनस करके आप अपना बैंक बैलेंस शो कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे मैंने लास्ट जो आईटीआर है वो 5,56,000 की मैंने फिल की है, ठीक है। तो मेरे घर का खर्च है 1 महीने का 15,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद आप देख लो कि मैं पिछले साल 2 कंट्री मैंने ट्रैवल की थी, तो मैं अपना बैलेंस मैंने 2,16,000 रुपये शो किया था। इंग्लैंड में यूके के वीज़ा जब मेरा आया था उसमें भी मैंने 2,16,000 रुपये शो किया था। स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा में मैंने 2,32,000 रुपये शो किया था। तो अब आप देख सकते हो कि बैंक बैलेंस ज़्यादा होने पर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो आईटीआर तो कम की फिल करते हैं और वो बैंक बैलेंस ज़्यादा शो कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिफ्यूजल लेटर भेजा है कि जिन लोगों ने उनका वीज़ा अप्लाई किया है उन्होंने उनको कुछ भी गाइड नहीं किया है।
मतलब यार हाउ इज़ पॉसिबल। मतलब एक बंदा ITR 3 लाख की भर रहा है और उसने 7 लाख बैलेंस शो किया और उसके एजेंट ने उसको कुछ भी नहीं कहा। मतलब मैं हैरान हो गया यार। मैं यहाँ पर उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, ना उस एजेंट का नाम लूँगा, लेकिन मैं बताऊँ कि अगर आपको एजेंट अच्छा नहीं मिला, मतलब जिससे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसको नॉलेज नहीं है, तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी बिल्कुल, है ना। तो उस बंदे की, वो एक बंदा नहीं था, बहुत सारे रिफ्यूजल ऐसे आए हैं। एक बंदा, एक मेरे को चंडीगढ़ से था, उसने किसी एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवाया था और ऐसा नहीं है कि एजेंट अनजान था, अच्छा एजेंट था वो। उसने क्या किया, ये चीज़ पर गौर नहीं किया। उस बंदे ने क्या किया, उसका टूर एंड ट्रेवल्स का काम था, टिकटें वगैरह बुक करता था, जैसे छोटे मोटे इंडिया में जितने भी पैकेज वो बनाता था, कश्मीर का हो गया, मनाली का हो गया। तो उसने क्या किया, 11 महीनों में उसके अकाउंट में नॉर्मली पैसा आ रहा था, पैसा जा रहा था। जिस महीने उसने वीज़ा अप्लाई करना था, उस एक महीने में उसने 9 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली, मतलब। और बाद में एम्बेसी ने जब उसको रिफ्यूजल दिया तो मतलब उसने री अपील की, और उसमें री अपील में उसने समझाया एम्बेसी को कि मेरे को कुछ अमेरिका की फैमिली मिल गई थी, उन्होंने टिकटें करवाई थी। तो मतलब आप एक टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हो, एक महीने में 9 लाख की टिकटें कैसे, मतलब जस्टिफाई नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका एजेंट सही नहीं है तो वीज़ा आपका आएगा ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खुद के एजेंट आप खुद बनना सीखें। अगर आप किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना, जितना आपका घर का खर्चा है, जितनी आप ITR फिल करते हो, उसमें से घर के खर्चा माइनस करके आप अपना बैंक बैलेंस शो कर सकते हो। सीधा सा फंडा है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि मैं 5,56,000 रुपये एक साल में कमाता हूँ, ठीक है। और उसमें से आप देख लो कि मैं 15,000 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये मेरे घर का खर्चा बनता है। और मैं पिछले साल थाईलैंड घूमने गया था, तो मैंने 50,000 रुपये वहाँ खर्चा किया था। तो इस हिसाब से जो मेरा बनता था वो 2.5 लाख रुपए का बैलेंस बनता था, 2.5 या 3 लाख का बैलेंस बनता होगा, लेकिन मैंने जानबूझकर 2,16,000 रुपये, क्योंकि मैं UK में 10 दिन के लिए जा रहा था और मैंने वहाँ शो किया था कि मैं 1,42,000 रुपये खर्चा करूँगा UK में, ठीक है। तो मुझे 2,16,000 रुपये जो मेरा बैलेंस है वो मुझे इनफ है, ठीक है। और सेम मैंने स्विट्ज़रलैंड में ऐसा किया था। मैंने उनको बताया था कि भाई मैं 1,28,000 रुपये खर्चा करूंगा स्विट्ज़रलैंड में, मेरा 2,32,000 रुपये बैंक बैलेंस है, ठीक है। तो ये बात। अगला जो पॉइंट है, आपके पास मिनिमम 2 साल की ITR होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ITR 21-22 की, 22-23 की। अगर 22-23 की नहीं है तो आप 20-21 की और 21-22 की भी लगा सकते हैं। ऐसा कोशिश मत करना कि मतलब अगर आप अभी आपको वीज़ा अप्लाई करना है और आप 22-23 की ITR फिल कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि ताज़ा में कोई चीज़ मत करना, ना तो ताज़ी कोई एंट्री बड़ी करना, ना ही ताज़ा ITR फिल करना, ना ही ताज़ा बिजनेस प्रूफ रजिस्टर्ड करवाना, ठीक है। तो पहला हो गया बैंक बैलेंस, आपको अपने घर के खर्चे माइनस करके अपनी कमाई में उतना बैंक बैलेंस शो करना है। दूसरा होगा 2 साल की मिनिमम ITR होनी चाहिए। अगर 2 साल की नहीं है तो आप 1 साल की ITR पर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हालांकि एम्बेसी ने मिनिमम 2 साल की ITR मांगते हैं वो, लेकिन उनको आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मैंने बिजनेस तो मेरा पुराना है, लेकिन पहले मेरा बिजनेस में ज़्यादा मैं इनकम नहीं करता था, मतलब आप कवरिंग लेटर में मैं आपको हेल्प कर दूंगा, उसमें क्या लिखना है मुझे पता है। हमने एक वीज़ा अप्लाई किया, उसका वीज़ा आया भी था, ठीक है। उसके बाद आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा महंगा लो, जितने दिन आप घूमना चाहते हो उतने दिन का भी दिखा सकते हो, ठीक है। और कोशिश करना कि उसमें आपका इतना कवर होना चाहिए, $10,000 या $30,000 मतलब होना चाहिए। अच्छा खासा ले लेना, बढ़िया वाला ले लेना, ठीक है। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है, कवरिंग लेटर, ट्रैवल आइटनरी, फ्लाइट टिकट। आप चाहो तो डमी भी लगा सकते हो, आप चाहो तो फुल्ली रिफंडेबल भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने आज तक अपने केस में ज़्यादातर 90% 80% लोगों की मैं डमी ही लगाता हूँ, क्योंकि कोई भी आजकल इतना मोटा अमाउंट देने को रेडी नहीं होता है। ना ही मैं अपने पे लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई आप कहीं से भी करवा लीजिए, ठीक है। होटल बुकिंग है, आप booking.com से करवा सकते हो, पे एड प्रॉपर्टी वाली, नहीं मुझे बता देना, मैं बुक करके दे दूंगा, ठीक है। अगर आप नेट से फाइल बनाओगे ना तो मैं आपको 3,500 या 5,000 रुपये में सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दूंगा। आपको खाली कुछ नहीं करना है, आपको पासपोर्ट और 2 फोटोग्राफ और ITR और बिजनेस प्रूफ, ये चीज़ें आपको लेके जानी है, बाकी मैं रेडी कर दूंगा आपकी।
कवरिंग लेटर आपको बनाना पड़ेगा खुद भी, या किसी की हेल्प ले सकते हो। कवरिंग लेटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप डिटेल में बता सकते हो, और कैसे अच्छे से अच्छे बता सकते हो, आप बना सकते हो कवरिंग लेटर खुद। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कवरिंग लेटर आप खुद से कैसे बना सकते हो, ठीक है। मेन कवरिंग लेटर ही होता है, अगर आपने कवरिंग लेटर अच्छे से रेडी कर लिया, कॉन्सुलेट जो भी होता है ना, वो आपका कवरिंग लेटर ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, आप अपना बिजनेस प्रूफ या जीएसटी नंबर भी ले जाना होता है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑप्शनल में बता रहा हूँ कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को स्टेबल इनकम आ रही है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हो। आपके घर में कोई, आप खुद गवर्नमेंट कर्मचारी हो या खुद आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो, तो आपको एक एनओसी लेनी पड़ेगी आपके विभाग से, जिसमें भी आप जॉब करते हो, चाहे टीचर का है, चाहे डॉक्टरी पेशे कोई भी हो, आपको एनओसी अपना सीनियर ऑफिसर से आप बात करके ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी को तो बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अभी भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी का वीज़ा करवा के दिया है। तो ऐसे, क्योंकि एम्बेसी को ये प्रूफ चाहिए कि आप वापस आओगे, ठीक है। अगर आप इंडिया में अच्छे खासा बिजनेस है आपका, अच्छे खासे पैसे आप कमा रहे हो, तो आपको एक सिर्फ फाइल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, बाकी काम सब कॉन्सुलेट और बाकी काम खुद ब खुद अपने आप हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से फाइल अपनी रेडी कर दी। और अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है और अगर आप पैसा अच्छा कमाते हो, बैंक बैलेंस तो हर कोई बना लेता है पैसे मांग कर, अगर आप रियलिटी में आईटीआर अच्छी खासी भर रहे हो, और फिर आपका वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैं पहले बता देता हूँ। और घर का प्रॉपर्टी, जिस घर में आप रहते हो उसके कागज़ कभी भी मत लगाया करो, एम्बेसी की नज़र में वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। वो शायद, ऐसा मेरा मानना है, शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने हालांकि उन्होंने कहीं लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन मेरा मानना है बहुत सारे लोग कार की आरसी लगा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप कभी भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने जाओ तो घर के कागजात और अपने कार के, बाइक की आरसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने देखा है पंजाब और हरियाणा में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ये काम करते हैं। अभी मेरे ही एक दोस्त ने मेरे ना कहने पर भी अपनी कार की आरसी और अपने घर की वैल्यूएशन बना के सीए से उसने लगा दी। सीए को 1500 रुपये अलग से फीस दी। ऐसा काम नहीं करना है आपको। जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। बस ये डॉक्यूमेंट हैं, और आइटिनरी, कवरिंग लेटर, बिजनेस प्रूफ, आईटीआर, बैंक बैलेंस, और अगर आपकी और ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप एम्बेसी को कवरिंग लेटर में एक ट्रैवल हिस्ट्री का आपने हेडिंग दे के उसके आगे आप अच्छे खासे से बता सकते हो उनको कि जैसे मैं अब आपको बता दूं, मैं 10 से 12 कंट्री ट्रैवल्ड हूँ, तो इसलिए मेरे को यूके का और स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिल गया आसानी से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी कंट्री ट्रैवल होना चाहिए। अगर आप 2 से 3 कंट्री भी ट्रैवल हो तो भी आपका वीज़ा आ सकता है, और ऐसे में एक वीज़ा आया भी है। अभी हाल ही में हमने एक वीज़ा करवाया है, उस लड़के की श्रीलंका और दुबई 2 कंट्री ट्रैवल था, यूके ने अभी उसको वीज़ा दिया है। अभी मैं आपको बता दूं, यूके बहुत ही ज़्यादा वीज़ा दे रहा है और स्विट्ज़रलैंड वीज़े डिनाई कर रहा है, ये एक सच्चाई है। अगर आप चाहो तो मुझसे शेंगेन की कौन सी कंट्री इस वक्त जो ज़्यादा वीज़े दे रही है, हालांकि इस सब का एक टाइमिंग होता है। एक आज से 3 महीने पहले स्विट्ज़रलैंड भी सबको वीज़े दे रहा था, लेकिन अभी अच्छी खासी प्रोफाइल पर हमने एक रिजेक्शन भी देखा है। तो एम्बेसी अपना काम निकाल, ये इंडिया में सच्चाई है। किसी भी कंट्री की एम्बेसी लगा लो आप, ये सच्चाई है। जब उनको एक टारगेट होता है कि इतने उन्होंने सैलानी या टूरिस्टों को वीज़ा देना है, चाहे वो, मेरा मानना है ऐसा, मैं सही नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने एक इतनी स्ट्रॉन्ग फाइल पर स्विट्ज़रलैंड ने रिजेक्शन दिया है, मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ। और एक बेसिक सी प्रोफाइल पर स्विट्ज़रलैंड ने वीज़ा दिया है, तो यार अब ये नॉर्मल सी बात है, सोचने पर इंसान मजबूर हो ही जाता है। तो खैर वीडियो 14-15 मिनट का हो गया है, तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग यूके के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूके में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।